भुवाली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आंखों के झटकट जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस देहरी पर अनायास मुस्कराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी शैया के पास घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस तरह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ है वे सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे। कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे। सब था, मेरे पास सब था। बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चमककर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए ही हाथ उस मोहभरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो। हल्की सी हंसी और बाहें खुल जातीं, आंखें खुल जातीं और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठे रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन अंगुलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला सहलाकर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है। आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षणभर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है यह उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात भुवाली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर अब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हारमा सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे। तनमन को सहलाते भलाते उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधखुली थकीत की पलकें जरासी उठती है और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती है। जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर यह सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी आता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरासा अटका था। सांस लेकर कहा, मिन्नी से मिलो, रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरासी हंस दी। उस दूर दूर तक लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले
किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा हो आया कि किसी के गहरे उलाहने की सजा अपने को दे डाली गई है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नू जीजी, मन्नू जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी, खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन, बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझाकर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुरकी आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेंपकर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती गई। बुआ इस संकोच से उबरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 वर्ष सैनेटोरियम में रहने के बाद अब सेठजी ने वही कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो, तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ाखड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। उलझा में बाहर निकला और उतरकर झील के किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छाह थी। उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपली हो जाती थीं। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ को देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तालीताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की कश्ती में अपने तनमन से बेखबर एक प्रौर बैठे ऊँघ रहे हैं। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ, फिर और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घरवाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो वहीं चली जा रही है। खिंचे घुंघराले बाल, अंजपी पलके, पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक भलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थामे रखा है, और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज जैसा है। केवल मन से उभर आती वे 2 आंखें नई है, और उन 2 आंखों के पीछे की वही बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट देखता रहा। कीमती फूलदानों में पगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थीं। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है, जिससे बंधी वह दिन रात वर्षमास अपने को निभाती चली आती है। पर नहीं, बुआ ही के घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे है। झिझककर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएगी और मन्नो भी तो। देर तक टनटन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब। बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई है। कथन के रहस्य को इन अर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ।
शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खा सकने की विवशता पर। इस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था, आज तो याद नहीं। बस इतना याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कौसी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूं तो उसके लिए ऐसा क्यों हुआ जा रहा हूं। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पाव रखा। हाथ में कश्मीरी शाल लिए मन्नो अटैची के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए, और सोसे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, आप लंच तो? जी, ले चुकी हूँ, और भरपूर निगाहों से मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई है। सिर हिलाकर मन्नो शाल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम में पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा, एक दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया, न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? भुवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से भरे का व्यंग्य, आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही बिल्कुल वैसे ही सुन पाता हूँ। वही शब्द है, वही हंसी है और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया, हुजूर, चरेंगी? उड़ी उड़ी नजर उन आंखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल आऊंगी, थोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभालकर नीचे उतर गई। राह में कोई भी कुछ बोला नहीं। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांपकर कहा, कुछ देर है साहिब। मन्नो ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। वह कार में बैठी। कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब। घुंघराली छाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच में अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे। बाहों में मछली, मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था, यह मैं पर नहीं पाया। वह पीली, पच्छरी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी, जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे न अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं।